Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3. Its name is Fundamental Concepts in Organizational Behavior. This Unit 3 is from Block 1 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I'm going to complete this unit into two parts, part 1 and part 2, and the videos which are related to this unit, you will get their link in the description section. So kindly check the description section. Before starting, I would like to request you guys to subscribe to my channel and do not forget to press the notification bell so that you will get the updated information about the new videos. So let us start with today's topic. आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो नेचर ऑफ पीपल, ये टॉपिक कवर करेंगे पिंक से जो हाईलाइटेड है, और जो ग्रीन से हाईलाइटेड है वो सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा. ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकती है ये वाली यूनिट, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो आपने कम सुनी है. दैट इज़ वाई वो बोरिंग लगती हैं जब हमने ज़्यादा नहीं सुनी चीज़ें और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो तो. सो अभी हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ पीपल. लोगों का नेचर किस तरह का होता है. वैसे तो ये साइकोलॉजी में बहुत मेजर टॉपिक है जिसके बेसिस पे हम सेशंस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कंसेप्ट को लेते हुए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन खुद और लोग, ये दो चीज़ें रोल प्ले करते हैं, और इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वो रोल प्ले करता है. सो फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है उसमें जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो इनसे रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे अगर आप ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बताया है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बाहर वाला सर्कल, एंड देन उसके अंदर नेचर ऑफ पीपल, एंड देन रिजल्ट यानी कि होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो एक के अंदर एक हैं ये बॉल्स और इंटरकनेक्टेड भी हैं. सो ओवरलैपिंग रिलेशनशिप होती है इन तीनों की आपस में जब हम बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, नेचर ऑफ पीपल जो वहाँ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इम्पॉर्टेंट होता है, और जो एंड रिजल्ट आता है इनके इंटरेक्शन से वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या होता है. पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स जो एज अ होल इंडिविजुअल की है, देन होल ग्रुप की है, होल ऑर्गेनाइजेशन की है, एंड पूरे होल सोशल सिस्टम की होती है. तो इसमें पूरा सोशल सिस्टम एंड होल वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि किसी सपोज एक पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं आ रहा होता, उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है, उसकी बाकी रिलेशंस भी होते हैं. तो एज अ होल वो पर्सन जॉब के लिए आ रहा है, वो सिर्फ एज अ थिंग देख के हम नहीं कर सकते. जैसे मशीन होती है, मशीन को एक वर्क के लिए लगा दिया, हो गया, अब उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका डिस्कनेक्शन है हर एक चीज़ से, सिर्फ काम से कनेक्शन है. बट ह्यूमंस का क्या है, ह्यूमंस का काम के साथ कनेक्शन तो है, फैमिली के साथ भी कनेक्शन है. सो इन्होंने इसीलिए होल वर्ड यूज़ किया है. ग्रुप में भी ऐसी होता है, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं तो उनका भी ऐसी आपस में भी होता है और अपने पर्सनल लेवल पे भी होता है. सो दैट इज़ वाई दे आर यूजिंग होल टर्म हियर. सो इसमें 4 things are there: whole person, whole group, whole organization and whole social system. So अगर हमें मल्टीपल फैक्टर समझने हैं जो किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी. इंसान जब वर्क के लिए आता है तो बहुत सारे इश्यूज भी साथ में होते हैं उसके, जिसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ये चाहते हैं कि उस सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम में क्या हुआ था. तो एक किसी सिचुएशन में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं जिस वजह से उस सिचुएशन का वो पर्टिकुलर आउटकम आता है. तो जैसे कि आपके पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है एम्प्लॉय और वो अपने कोई इश्यूज बताता है या वर्क प्लेस के भी इशू बताता है, तो आपको सिर्फ वर्क प्लेस से रिलेटेड बातें नहीं पूछनी है, आपको उसके पर्सनल चीज़ें भी पूछनी है, क्योंकि वो इंसान अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है, अपनी फैमिली से कनेक्टेड चीज़ें भी वर्क प्लेस पे लेके आ रहा है. सो इसीलिए हमें इन इश्यूज़ को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर हम टोटल सिचुएशन जो है उसको अच्छे से समझना चाहते हैं. सिर्फ प्रॉब्लम को आइसोलेट करके हम नहीं समझ पाएंगे. 5 बेसिक प्रेमिसेस जो हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, वो कौन कौन सी है वो इन्होंने बताया. एक फर्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस.
साइकोलॉजी के लेवल पे अगर आप देखें तो हम हमेशा किसी पर्सन को 3 लेवल्स पे एनालाइज करते हैं। मुर्रे एंड क्लचॉम, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, आप गूगल कर सकते हैं। तो मुर्रे एंड या तो के साइलेंट है इसमें, तो लखन हो सकता है, अगर के बोला जा रहा है तो कल होम करके भी हो सकता है। सो इन्होंने अपने डिक्टम में बताया था कि हर एक पर्सन जो होता है इज इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स लाइक ऑल अदर मैन, लाइक सम अदर मैन एंड लाइक नो अदर मैन। तो हम सब में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, बहुत सारी हम सब में बहुत सारी चीज़ें अनकॉमन भी होती हैं, और जो अनकॉमन होती है वो हमारे में यूनिक मानी जाती है, और बहुत कुछ लोगों से भी हम सिमिलर होते हैं। सो हमारे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि हम अलग है। इन देखा जाए तो एवरी पर्सन इज यूनिक। तो यही बताने की कोशिश कर रहे थे वो अपने स्टेटमेंट में कि हम सबके जैसे हैं, हम कुछ के जैसे हैं, और हम किसी के जैसे नहीं है। सो इस चीज़ में पूरी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे अगर किसी पर्सन की बात करें तो कॉमन क्या होगा, एवरी वन इज कैपेबल ऑफ लविंग, बट वो कितना लव करते हैं, किस तरह से लव करते हैं, वो चीज़ें वेरी करेंगी, राइट। सो हम सबको अप्रिसिएशन चाहिए, बट हमें किस तरह से अप्रिसिएशन चाहिए, किस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन चाहिए, वो अलग हो जाएगा। सिमिलरली सेम डे में कोई इंसान बॉर्न हुआ है, वो यूनिक होगा, है ना, उसके एक्सपीरियंसेस यूनिक होंगे, जिसकी वजह से वो सबसे डिफरेंट होगा। हर एक पर्सन का जो डीएनए प्रोफाइल होता है वो अलग होता है। दैट इंडिकेट्स दैट वी ऑल आर यूनिक, वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो जो बिलीफ है कि हर एक पर्सन अलग है दूसरे से, इसका मतलब ये है, ये एक लॉ को जन्म दे देता है, जिस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नाउ जेंडर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जैसे हम जेंडर डिफरेंस में भी हम कर सकते हैं। देखो आप, जो मेन होते हैं उन्हें हंटर्स बोलते हैं, और जो विमेन होती हैं उनको गैदरर्स कहते हैं। इंटेलिजेंस डिफरेंसेस में देखा जाए तो हम कास्ट, एजुकेशन, इसके लेवल पे डिफरेंशिएट करते हैं। पर्सनालिटी डिफरेंसेस में देखा जाए तो हम ऑक्यूपेशन, जॉब स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे पर्सनालिटी डिफरेंसेस करते हैं। सो जो मैनेजमेंट है वो हर एक इंडिविजुअल पे अलग अलग टेक्निक अप्लाई कर सकती है, अगर वो उसको मोटिवेट करना चाहती है वर्क से रिलेटेड। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स मोटिवेशन की यूज़ करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को। दूसरा जो चीज़ है वो है डिफरेंसेस इन परसेप्शंस। हम सबके परसेप्शंस डिफरेंट होते हैं। हर एक ही सिचुएशन में हर एक इंसान अपने तरीके से सोचेगा, कुछ एक जैसे सोचेंगे, कुछ अलग तरीके से सोचेंगे, एक बिल्कुल ही अलग सोचेगा। तो इंडिविजुअल मेंबर जो होते हैं उनके डिफरेंट परसेप्शंस क्यों होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि हर एक जो मेंबर होता है उसका व्यू अलग है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से व्यू अलग है। जैसे कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे थे, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी नीड्स क्या है, वो डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो है उसके, वो उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका सेक्स क्या है, कितने लोगों से वो इंटरेक्ट करता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग हैं, बायसेस उसने क्या पैदा किए हैं, पोजीशन क्या है, हायरार्कियल लेवल में कौन से लेवल पे एग्जिस्ट करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स इस वो उसके परसेप्शंस वेरी करेंगे। सो जो परसेप्शन होता है वो बेसिकली होता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये एक्टिव और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिससे हम सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। सो हमने किस तरह से कोई चीज़ देखी दुनिया में, उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसे रहा। अगर हमारा अच्छा रहा तो हमारा परसेप्शन पॉजिटिव रहेगा, अगर हमारा बुरा रहा तो हमारा परसेप्शन नेगेटिव रहेगा। अब परसेप्शन एक बार बन गया आपका किसी चीज़ को लेकर, आप उसी लाइन में उस सिचुएशन को हमेशा देखेंगे, आप उसका दूसरा एस्पेक्ट देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा था फर्स्ट, वो उस पर डिपेंड करेगा। सो इसीलिए जो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा परसेप्शन कैसा है, ये बहुत वैल्यूएबल फैक्टर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम किस तरह से उस सिचुएशन को परसीव करते हैं, एंड परसीव करने के बाद हम कैसे उस पर वर्क करेंगे, ये हमारे मोटिवेशन पे इम्पैक्ट भी करेगा। तो दैट इज़ वाई परसेप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। ना सोशल परसेप्शन की अगर बात करें, परसेप्शन में भी हमने अभी क्या पढ़ा था, पर्सनल परसेप्शन, अब ये सोशल परसेप्शन की बात करेंगे। ये भी बहुत क्रूशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये पर्सन को अलाउ करता है कि वो किस तरह से जज करेगा दूसरे पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को, दूसरे के इमोशंस को। क्योंकि अगर जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो अकेले तो वर्क नहीं कर रहे हो, आप दूसरों से इंटरेक्ट करोगे। अगर आपके परसेप्शंस ठीक नहीं है तो आपका जजमेंट
इम्पैक्टेड रहेगा। आप दूसरे के मेंटल स्टेटस को नहीं समझ पाएंगे, उसके इमोशंस को, उसके इंटेंशंस को नहीं समझ पाओगे। इसीलिए सोशली कम्पिटेंट पर्सन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन को हिला सकता है। सामने वाले के स्टेट ऑफ माइंड को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो सही डिसीजन तभी ले पाएगा जब उसके परसेप्शंस सही हैं। सो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। 3 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस जो सोशल परसेप्शंस की है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग में, वो इन्होंने बताई है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, अगर सोशल परसेप्शंस जो है वो कहाँ अप्लाई करते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई करते हैं। जो हमारा इम्प्रेशन है एम्प्लॉयर के ऊपर, वो डिपेंड करेगा किस तरह से हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हाउ वी आर ड्रेसिंग, हाउ वी आर प्रोजेक्टिंग अवर सेल्फ टू द एम्प्लॉयर, कंपनी को हम कैसे अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी के सामने। देन कॉरपोरेट इमेज बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन की भी इमेज होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा एम्प्लॉय के ऊपर, वो कभी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनेस्ट नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, या फिर उसको ज्वाइन ही नहीं करना चाहेगा और नेगेटिव मार्केटिंग करेगा, वो अलग बात है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल इंप्रेशन जो लोगों पे है, कॉरपोरेट इमेज जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है कि वो किस तरह के एप्लीकेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? ये वो प्रोसेस है जो रैशनल होना चाहिए और उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब आप जब किसी को प्रमोशन दे रहे हो, किसी की परफॉर्मेंस की वजह से उसको प्रमोशन देते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन अगर ये परफॉर्मेंस अप्रेजल चीटिंग करके हो तो फिर कैसा रहेगा? खराब हो जाएगा, राइट? चीज़ें खराब हो जाएंगी, एम्प्लॉय को ट्रस्ट हट जाएगा कंपनी के ऊपर से। तो रिसर्च ने ये शो किया है कि लोग जो होते हैं सुपीरियर्स, एज अ सुपीरियर, उन इंडिविजुअल्स को ज़्यादा अपने जैसा, जिनको अपने जैसा समझते हैं, जैसे कि आपका मैनेजर है, वो अगर आपके जैसे स्वभाव का है तो वो आपको जल्दी प्रमोशन, आपको अप्रेजल जल्दी मिलेगा, क्योंकि आप मैनेजर जैसा सोचते हो, लाइक वाइज वाला। लेकिन इट शुड बी रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। अब होल पर्सन की अब हम बात करेंगे। होल पर्सन क्या है? अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं ये कैसे उठाए गए हैं वो आपको समझना चाहिए पड़ेगा। अदरवाइज कैसे उठाए गए, मतलब किस तरह से 5 बेसिक प्रेमिसेस के बारे में बात कर रहे थे ये। फर्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हमें पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कहाँ हमें लगाना है। तो पहला तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ा कि लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। दूसरा, हमने परसेप्शन, डिफरेंसेस इन परसेप्शन के बारे में पढ़ा। अब हम होल पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड उसके बाद क्योंकि 5 थे, 4th हो गया मोटिवेटेड बिहेवियर, एंड 5th हो जाएगा वैल्यूज ऑफ द पर्सन। ये 5 चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में आ रही हैं, जो आज के वीडियो में है। सो होल पर्सन के बारे में क्या, जैसे मैंने बताया कि कोई भी इंसान जो होता है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है तो वो एज अ होल आता है। वो सिंपली अपनी स्किल्स को लेकर नहीं आता, नॉलेज और स्किल को लेकर, उसके साथ बाकी चीज़ें भी आती हैं। उसके एबिलिटीज़ के अलावा वो अपने बाकी जो भी उसका एटीट्यूड है, उसका परसेप्शन है, किस तरह से वो बिहेव करता है, उसकी हेरिडिटी, उसका पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो सब लेके आता है। एज अ होल वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक कंप्लीट पर्सन को हायर करता है, कंसीडरिंग इट्स स्ट्रेंथ्स, बट दिस पर्सन इज कमिंग विद इट्स लिमिटेशंस एज वेल। सो आपको लिमिटेशंस भी होती हैं जब आप एम्प्लॉय काम करने आता है कभी भी। तो इन चीज़ों को, जैसे बताया, हेरिडिटी, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इस पे डिपेंड करता है कि वो इंसान ओवरऑल कैसा होगा। तो टोटली जो कोई भी इंसान जब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो एज अ मशीन उसमें जुट नहीं जाएगा। उसके वो इमोशनली अगर हेल्दी है तो वो मन लगा के काम करेगा, लेकिन अगर बाहर वाले फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो डिस्टर्ब्ड रहेगा। दैट इज़ वाई ईएपी सर्विसेज कंपनीज में आ गई, जिसमें एम्प्लॉयज़ को पूरा सपोर्ट दिया जाता है। तो खंडेलवाल हैं, उन्होंने बोला कि जब भी एम्प्लॉय वर्क के लिए आता है, अपनी बाहर के जो बैगेजेस है, कल्चरल बैगेजेस हैं, जो उसका इश्यूज हैं, उनको वो गेट के बाहर ही छोड़ के आना चाहिए उसको, जब भी वो काम करने आ रहा है। और जब वो काम करके जा रहा है घर, तो वो सारी चीज़ें जो
नॉन वर्क लाइफ की हैं उन एक्टिविटीज़ को वापस पिक कर ले, सो दैट वो बाकी अपनी लाइफ में रम जाए दोबारा। सो पीपल जो टोटल ह्यूमन बीइंग की तरह तो वर्क करते ही हैं, लेकिन जो उनकी होम लाइफ है अगर अच्छे से वो डिटैच नहीं है अपनी होम लाइफ से, तो उसकी वर्क लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके इमोशंस जो होंगे वो उसके कॉग्निशन से सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि एज अ ह्यूमन दैट पर्सन इज इमोशनल। सो वो बहुत ज़रूरी है समझना कि एम्प्लॉय का जो होम लाइफ है वो वर्क लाइफ से कम्प्लीटली अलग नहीं होगी, उसके साथ कहीं ना कहीं बनी रहेगी, लेकिन वो क्वालिटी कैसी है उस पर ज़रूर हम वर्क कर सकते हैं। तो हमेशा स्पिल वर्क दिखता है वर्क का लाइफ फैमिली में एंड फैमिली का वर्क में, क्योंकि हम ऑफिस का काम घर पर भी लेके आते हैं। सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन के लिए। नाउ अगर कोई मैनेजर है जो किसी कभी भी अगर वो ट्रीट कर रहा है होल पर्सन को जैसे वो है और उसके साथ एम्पैथाइज हो पा रहा है उसके इश्यूज के साथ। इन्होंने एक स्टोरी बताई है कि कोई लेडी है जिसके फादर बीमार हैं, उसका बच्चा भी है छोटा, तो वो कैसे हैंडल करे चीज़ें, वो परेशान है, वो वर्क मीटिंग्स भी है, वो किस किस चीज़ को हैंडल करे, तो उस सिचुएशन में क्या सही रहेगा। तो इसमें बताया कि अगर मैनेजर जो है उसको सपोर्टिव है, उसके साथ एम्पैथाइज कर पा रहा है, तो वो एक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन ले पाएगा, उसको सपोर्ट कर पाएगा, एंड वो जो एम्प्लॉई है वो भी कंफर्टेबल फील करेगी। तो हमेशा जो होल पर्सन है उसके डेवलपमेंट के बारे में हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, तभी कंपनी भी बेनिफिट उठा पाएगी उस एम्प्लॉई से, सारी सोसाइटी भी उसी रीज़न से ग्रो कर पाएगी। तो कंपनीज ने अब एट प्रेजेंट अगर आप कंपनीज में देखें बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज टेक्निक्स निकाल लिए हैं, जैसे कैफेटेरिया स्टाइल हो गया है, फ्लेक्सिबल कंपेंसेशन सिस्टम हो गया है, जहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स जो कंपनी दे रही है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं एम्प्लॉयज़। डेंटल प्लान हो गया, पेंशन प्लान हो गया, लीव अलाउंस हो गया, ये वाली चीज़ें देती हैं। देन फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी हो गई है, आप चूज़ कर सकते हो आप कौन से आवर में वर्क करोगे। फिर बहुत सारी कंपनीज़ ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देती हैं, जैसे जिम की फैसिलिटी होती है, क्रैचेस की फैसिलिटी होती है एम्प्लॉयज़ को। गूगल ने और ज़्यादा पर्क्स भी देने शुरू कर दिया, जैसे कि ऑन साइट हेयर कट, वीडियो गेम्स, स्विमिंग पूल, मसाज रूम्स, ये वाले भी प्रोवाइड किए हैं गूगल ने, जो एम्प्लॉयज़ को है ना, इवन वो एम्प्लॉयज़ अपने पेट्स भी लेके आ सकता है, ऐसी फैसिलिटीज़ भी दी हुई है। तो सोचो कितना मज़ा आता होगा एम्प्लॉयज़ को काम करके। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ मोटिवेटेड बिहेवियर। सारे जितने कॉन्शियस बिहेवियर्स हैं हमारे वर्क प्लेस में, उसके पीछे हमारा एक मोटिवेशन होता है, कोई कॉज होता है, हमारी नीड होती है, हमारे पास स्किल्स और एस्पिरेशंस भी होते हैं। जब भी हम मोटिवेटेड होते हैं तो उसको मोटिवेशन कब आता है और हम मोटिवेटेड क्यों होते हैं? हम मोटिवेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी नीड्स हैं, और हम किसी भी काम को मोटिवेट होके अकेले नहीं कर सकते, उसमें हमारी नीड्स भी शामिल है, हमारी स्किल्स भी शामिल है ना। हम परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, हमारे को ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, हमारी और हम क्यों करना चाह रहे हैं, प्रमोशन क्यों लेना चाहते हैं, पेमेंट क्यों ज़्यादा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी नीड है, दैट इज़ वाई। सो हमेशा हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, और हमारे अंदर अगर स्किल्स और एस्पिरेशंस है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हैं। सो हर एक जो मोटिवेशनल ड्राइव्स हैं हमारी, वही डिसाइड करती हैं कि हमारा आउटपुट कैसा रहेगा। सो कल्चरल एनवायरनमेंट जहाँ पे हम रहते हैं वो भी हमारी ड्राइव्स को इम्पैक्ट करता है। किस तरह से हम अपने जॉब को देखते हैं, हम किस तरह से अपनी लाइफ को अप्रोच करते हैं, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अगर नीड है हमारी और हम मोटिवेटेड है, सो बहुत आसान हो जाता है कुछ भी हासिल करने के लिए। मैनेजर का जो जॉब होता है वो यही जॉब है कि वो आइडेंटिफाई करे कि एम्प्लॉय की नीड्स क्या हैं और ड्राइव्स क्या हैं, सो दैट वो चैनलाइज कर सके उनकी परफॉर्मेंस को।
मैनेजर्स दो बेसिक वेज में मोटिवेट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स के लिए स्पेसिफिकली। मैनेजर्स दो वे में मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। जैसे अगर वो उनको ये बताएं कि भाई तुम्हारी नीड को फुलफिल करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर तुम एक्शन लेना शुरू कर दो, कंपनी की सेल्स को इंक्रीज हो जाएंगी ऑफ कोर्स, अगर वो अपनी नीड को ध्यान में रखते हुए काम करता है। उसको मालूम है एम्प्लॉय को कि भाई मैं ज़्यादा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे अच्छा पर्क्स मिलेंगे, तो दैट इज़ वाई वो पर्सन करेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि उसको डराना कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी। अब ये दो तरीकों में से आपको क्या लगता है कौन सा बेटर तरीका है? ऑफ कोर्स फर्स्ट बेटर तरीका है, क्योंकि वहाँ पे हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं उसकी नीड्स की याद दिला के, और दूसरे में हम उसको थ्रेटन कर रहे हैं। दैट इज नॉट एथिकल वे ऑफ हैंडलिंग, राइट? तो रोल दैट मोटिवेशन प्लेस, मतलब उसको हम इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं, ये एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे नॉलेज इनटू स्किल हमारी एबिलिटी होती है, आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर स्किल है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो आपकी एबिलिटी बन जाता है। अगर एबिलिटी और सिचुएशन है कोई, तो उन दोनों को एटीट्यूड एंड सिचुएशन है, मतलब किसी सिचुएशन में आप किस तरह का एटीट्यूड रखते हो वो आपका मोटिवेशन बन जाता है। अगर आपका एटीट्यूड निगेटिव है तो निगेटिव मोटिवेशन, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है सिचुएशन को लेकर तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अब एटीट्यूड एंड एबिलिटी को अगर आप कंबाइन कर दे, आपका पॉजिटिव मोटिवेशन है और आप में एबिलिटी भी है, तो आप परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, है ना? अगर आपने परफॉर्म किया और आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी आएगी ही आएगी। सो यही इन्होंने इस पैराग्राफ में समझाया है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट किए जाते हैं कि उनकी बहुत सारी स्क्रीनिंग हो, उनकी एबिलिटीज को देख के उनको सिलेक्ट किया जाता है। सो वो परफॉर्मेंस किस तरह की दे रहे हैं वो डिपेंड करता है वो कितने मोटिवेटेड है, उनको कितना मोटिवेशन किया गया है। तो कंपनी में जब आपका सिलेक्शन हो गया दैट मीन्स आप एबल हो, आपकी एबिलिटी हो गई है। लेकिन अगर आप फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, पुअर परफॉर्मेंस आ रही है, यानी कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है। सो इस तरह से आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से एबिलिटी आती है। एबिलिटी मतलब नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज कैसे आती है? जब आप डिग्री पढ़ते हैं। स्किल कैसे आती है? जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपकी एबिलिटी हो गई। नाउ मोटिवेशन कैसे आता है? आप में आपका एटीट्यूड कैसा है और सिचुएशंस कैसी हैं, इन ये दोनों आपको मोटिवेट करने वाली होनी चाहिए, तो आपको मोटिवेशन आएगा। और एबिलिटी और मोटिवेशन को कंबाइन कर दो तो परफॉर्मेंस आती है। दैट इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग टू नो। नाउ लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो है वैल्यू ऑफ द पर्सन, ह्यूमन डिग्निटी। कोई भी इंसान जो है उसको इज्जत चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होता है, उसको अपनी डिग्निटी की का ख्याल होता है, और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि सोसाइटी और एम्प्लॉयर उसको वो रेस्पेक्ट दे, वो उतनी डिग्निटी से काम कर सके। सो हर एक जॉब में, चाहे वो कितना भी सिंपल या कम स्टैंडर्ड का जॉब हो, लेकिन हमेशा हर इंसान को रेस्पेक्ट की नीड होती ही होती है, और हमें देना भी चाहिए एथिकली, ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स हमें देना चाहिए, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता। सो उन सब लोगों के अंदर कोई ना कोई एस्पिरेशंस होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, एंड जब भी इंसान को रिजेक्शन वाला टर्म उसके सामने बोला जाता है, उसकी डिग्निटी हर्ट होती है। सो जैसे एम्प्लॉयज़ को डराया जाए कि भाई तुम काम नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे, बेइज्जती हुई ना, खराब लगेगा। सो इसीलिए उस चीज़ का ध्यान हमेशा कंपनीज को रखना चाहिए। इन्होंने लास्ट पैराग्राफ में हमें मेटाफिजिकल रिकॉग्निशन जो लाइफ के लिए होते हैं, ओवरऑल पर्पस हमारी लाइफ का होता है, उसके बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी इनर इंटीग्रिटी होती है, और जो एथिक्स के अकॉर्डिंगली बहुत इम्पॉर्टेंट भी है अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, राइट? तो उसको अट्रैक्ट करना और रिटेन करना ये एम्प्लॉय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो गुड वर्कर्स होते हैं उनकी ज़रूरत हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को होती है, इसीलिए उनके साथ एथिकली ट्रीटमेंट देना ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हमेशा एम्प्लॉयज़ को एथिकल फैशन में ही ट्रीट करना चाहिए, और जो कंपनी है हर एक कंपनी को एक कोड ऑफ एथिक्स स्टैब्लिश करना चाहिए, उन एथिकल वैल्यूज़ को पब्लिसाइज करना चाहिए स्टेटमेंट्स के थ्रू, एथिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए,
और रिवार्ड करना चाहिए ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो एथिकल बिहेवियर करते हैं। रोल मॉडल्स को पब्लिसाइज करना चाहिए। मिसकंडक्ट्स को के प्रोसीजर्स पे वर्क करना चाहिए कि किसी ने अगर मिसकंडक्ट किया है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके ऊपर कंपनी को काम करना चाहिए। आजकल तो पॉश ट्रेनिंग हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉश को ये वाली चीज़ें सिखाई जाती हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 3 ब्लॉक 1 MPCE 031। आई होप आपको ये यूनिट समझ आई होगी और कैसे इन्होंने 5 डिविजन्स किए हैं और इन 5 डिविजन्स में इन्होंने हमारे को क्या बताया है, 5 बेसिक प्रीमिसेस दैट द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मेक्स। तो किस किस के ऊपर हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना हमें ज़रूरी है, देन डिफरेंसेस इन परसेप्शन को समझना ज़रूरी है, क्यों सब लोग अलग अलग हैं, एंड एज अ होल इंसान क्या है, एंड देन मोटिवेटेड बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए और कैसे मोटिवेशन क्रिएट किया जा सकता है, एंड वैल्यू ऑफ द पर्सन, ह्यूमन डिग्निटी। ये 5 फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत बहुत ज़रूरी फैक्टर है, जिसको कंसीडर करना हर मैनेजमेंट का रोल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। Thanks for watching and do not forget to subscribe, like and press the notification, and do share my videos with rest of the students. Thanks for watching. Take care. Bye bye.